नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका उस कमरे में उस शख्स के साथ अब उसकी इंटरोगेशन करने के लिए चली जाती है। उसके साथ ही एनी और स्वाति मल्होत्रा भी ब्लैक कैट का आउटफिट पहनकर चली जाती है। लेकिन उसको जो अनिका जो भी प्रताड़ना देना चाहती है या उसे इंजेक्शन या फिर सुई या वो किसी भी चीज से नहीं डरती, वो बड़ी ही टफ एंड रफ नजर आती है। इसलिए अनिका उसे कहती है कि मैं तुमसे दोबारा से मिलने आऊंगी, क्योंकि अनिका ने उस शख्स की बॉडी से एक ब्लड सैंपल ले लिया था ताकि वो जान सके कि आखिर इसके ब्लड में कुछ अलग क्या है इसके ऊपर इस इंजेक्शन का भी असर नहीं हुआ। अनिका की ये बात सुनकर अब वो शख्स भी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि अगली बार सिर्फ तुम अकेले ही आना, इन दोनों को अपने साथ लेकर मत आना। उस शख्स की इस बात को इग्नोर करते हुए अब अनिका उस रूम से बाहर निकल जाती है। अनिका के उस रूम से बाहर निकलने के बाद उसके पीछे पीछे एनी और स्वाति मल्होत्रा वे दोनों भी अब बाहर निकल जाती है। तो अब वो देखती है कि उनके बाहर आते ही अब वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। वो दरवाजा ऑटोमेटिक था। यानी कब स्वाति मल्होत्रा से पूछती है, माँ सब ठीक तो है ना? क्योंकि जब स्वाति मल्होत्रा अंदर थी तो तब उस शख्स ने जैसे ही किंग के मारने की बात की थी कि उसमें सारा ही कि किंग को उसी की वजह से ही किंग मारा गया है। इसलिए उस बात से शायद स्वाति मल्होत्रा थोड़ी सी परेशान हो गई थी और उसने गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जड़ भी दिया था। इसी को लेकर अब अनिका अपनी माँ से पूछती है कि सब ठीक है। अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं अनिका, कुछ चीजें ठीक नहीं होती है। कुछ गलतियां हमारी लाइफ में ऐसी होती है कि जिनकी शायद माफी भी नहीं होती है, और शायद मुझसे भी कोई ऐसी गलती हुई है जिसके लिए फिर चाहे मैं कितना भी पश्चाताप क्यों ना कर लूं, लेकिन मुझे उसके लिए शायद कभी माफी मिल भी नहीं सकती। वो सिर्फ मेरा पश्चाताप ही रहेगा। ये कहते हुए अब स्वाति मल्होत्रा अनिका से फिर से कहती है, खैर जाने दो इस बात को। मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब हमें यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका भी हमें अपना सिर हिला देती है। हालांकि अनिका के मन में आता है कि वो ये बात पूछ ले कि आखिर स्वाति मल्होत्रा कौन से पश्चाताप की और कौन सी गलती की बात कर रही है, लेकिन वो भी अभी यहाँ से चलना ही बेहतर समझती है। और फिर वो तीनों ही अब उस जगह से बाहर जाने लगते हैं। अब तक रोहित भी अब उस रूम से बाहर आ चुका था, क्योंकि रोहित अपने रूस किंग वाले रूम में बैठकर ये सब कुछ बड़े ही ध्यान से अब अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। जैसे ही रोहित मारवा ने देखा कि वो तीनों उस रूम से निकल चुकी है तो रोहित भी उस रूम से निकलकर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि तीनों ही अपनी जगह से रोहित के पास आ रही थी। अनिका जैसे ही रोहित के पास आई तभी अनिका ने रोहित से कहा, वो काफी रफ एंड टफ है मिस्टर मारवा, मुझे उनके साथ दोबारा से इंटरोगेशन करना होगा, क्योंकि मुझे उसके लिए उसके ब्लड की पहले डीपली स्टडी चाहिए है। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि अनिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी। जिन चीजों से वो वहां पर उनका इंटरोगेशन करने वाली थी, उन दोनों ही चीजों का उसके ऊपर कोई भी असर कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। इसलिए अनिका पहले अपनी तरफ से उसकी पूरी स्टडी कर लेना चाहती थी, उसके बाद ही अनिका फिर से उसका इंटरोगेशन करने वाली थी। क्योंकि यही तो ब्लैक कैट की एक खूबी थी कि पहले वो अपने दुश्मन को अच्छी तरह से एग्जामिन करती है और फिर उसके वीक पॉइंट को देखकर उसी पर ही वार करती है, ताकि उसके सामने वाला उससे कोई भी बात ना छुपा सके। और जितनी खबर अनिका को चाहिए होती है, यानी कि ब्लैक कैट को चाहिए है, वो उतनी ही उससे आसानी से निकलवा सके। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि रोहित को अनिका की काबिलियत के बारे में और एक ब्लैक कैट के काम के बारे में अच्छी तरह से पता था कि ब्लैक कैट कैसे अपना कार्य करती थी और वो कैसे लोगों के मुंह खुलवाती थी।
और फिर अब वो रोहित स्वाति मल्होत्रा से कहता है, माँ आज आप भी हमारे साथ घर पर ही चलिए। रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मेरे ख्याल से अभी मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, मैं कल आती हूँ वहां पर। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, आर यू श्योर माँ? रोहित की इस बात का जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, 100% श्योर रोहित, क्या कोई शक है? मैं कल आ जाऊंगी डेफिनेटली। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब अनिका भी कहती है, प्लीज माँ साथ चलिए ना, फिर पता नहीं ये मौका फिर हमें दोबारा कभी मिलेगा भी या नहीं। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा भी अब अनिका की रिक्वेस्ट करने पर हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर अब वो चारों ही अब रोहित की उस इनविजिबल कार में बैठ जाते हैं और फिर वो गाड़ी अब रोहित के पैलेस के लिए अब रवाना हो जाती है। अनिका ने रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, तुमने इन्हें किडनैप कब किया था? देखो, मुझे याद है कि तुमने लंदन में मुझे शेयर किया था कि तुमने इन पर शक है, लेकिन फिर तुम्हें यकीन कैसे हुआ, कब हुआ कि ये भी उस ग्रुप का हिस्सा हो सकती है? अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, मुझे शक्तिशाली गैंडे की वजह से ही इन पर शक हुआ था और रही सही सारी कसर क्रिस्टोफर ने पूरी कर दी थी, क्योंकि शक्तिशाली गेंडे और क्रिस्टोफर की वजह से ही मैं इसको पकड़ पाया था। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि कितने वक्त से ये हमारे पास है। अनिका के भी सवाल का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि पिछले 6 साल से। अनिका, पिछले 6 साल से ये हमारे साथ है, मेरी कैद में है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या इतने सालों में इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला है क्या इन्होंने पिछले 6 साल तक क्या एक बार भी कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है क्या? अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि इतना आसान नहीं है अनिका, इनसे कुछ भी निकलवाना या इनसे कुछ भी उगलवाना, क्योंकि वो तो तुम भी देख चुकी हो कि ये कितनी रफ एंड टफ है इससे और ये बहुत ही चालाक औरत है, इसलिए इससे हमें संभल कर ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो अब तक तो शायद वो मुंह खोल चुकी होती। और मुझे भी यही शक है कि ये अकेली नहीं है, इसके साथ शायद और भी लोग हैं। रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका फिर से कहती है, फिर क्या लगता है मिस्टर मारवा, कौन हो सकता है इन सब के पीछे? क्या आपको किसी पर शक है क्या? अनिका के इस सवाल पर इससे पहले कि रोहित कुछ भी जवाब देता तभी स्वाति मल्होत्रा ने अनिका से कहा, हमें एक एक करके इन सभी सवालों को खत्म करना होगा, वरना ये ऐसे ही बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि हम कितने समय से कोशिश कर रहे हैं इन सारे ही सवालों को ढूंढने की, लेकिन वो कम होने की जगह वो बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वाति मल्होत्रा की यह बात सुनकर अब रोहित और अनिका दोनों ही अब उनकी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने बात तो पूरी सच ही कही थी, क्योंकि वो जितना भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, उनके सवाल कम होने की बजाय उतना ही बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि एक से एक कड़ी उन्हें आगे मिलती जा रही थी, जो कोई ना कोई सवाल लेकर उनके सामने आ रही थी। एक तरफ जहां पर रोहित, एनी, अनिका और स्वाति मल्होत्रा वापस से उनके महल की तरफ जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शीला भी पेरिस के कॉलेज मैनेजमेंट के अपार्ट में बने हुए रॉयल फ्लोर पर बने एक रूम में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। शीला को इतनी गहरी सोच में जाता हुआ देखकर अब दमयंती कहती है कि क्या हुआ है शीला, क्या तुम कुछ बताओगी? क्योंकि यहाँ पर इस रूम में दमयंती भी शीला के साथ ही थी। दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है, क्या तुमने अपने बनाए हुए वायरस का ट्रायल करना शुरू कर दिया है क्या? शीला की सुई फिर से घूम फिर कर बस उसी ट्रायल पर ही आज आ रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने दमयंती को उस ट्रायल को पूरा करने की बात कही थी और अब फिर वो बस वही बात कह रही थी। शीला के इस सवाल का अब जवाब देते हुए दमयंती कहती है, हाँ, तुम अगर चाहो तो पुरानी लाइब्रेरी में जाकर तुम देख सकती हो, चेक कर सकती हो, अगर तुम्हें किसी भी तरह का शक हो तो। दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है, नहीं, अभी जरूरत नहीं है, अब बस हमें यहाँ से चलना होगा और इस वायरस मिशन को अक्षय वर्मा को पूरी तरह से सौंपना होगा, क्योंकि इस मिशन को अंजाम अक्षय वर्मा ही देगा। शीला की ये बात सुनकर अब वहाँ पर राजीव गुलेरिया कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इसके आगे का अक्षय वर्मा अच्छी तरह से इस केस को आगे संभाल भी लेगा या नहीं? I mean, उससे कोई गलती तो नहीं होगी ना?
क्योंकि राजीव गुलेरिया को अच्छी तरह से पता था कि जब वो लोग कर्नाटक और दिल्ली के मिशन को संभाल रहे थे तो उन दोनों की वजह से ही कितनी बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि जब छत पर इनकी लड़ाई हो रही थी कर्नाटक में तो वो किस तरह से उन्हें वहां पर उनके लोगों ने उन्हें बचाया था वहां से। इसलिए राजीव गुलेरिया को उसके काम पर शक होता है। राजीव की इस बात का जवाब देते हुए अब शीला कहती है, कल मुझे उस गांव को देखने जाना है जहां पर उस स्वाति मल्होत्रा के बनाए हुए वायरस को स्प्रेड करने वाले हैं। शीला की ये बात सुनकर तो अब बड़ी रानी का भाई भी कहता है कि तुम जानती हो ना कि हमारे पास उस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं है, इसलिए सोच समझकर ही कोई भी डिसीजन लेना, कहीं ऐसा ना हो कि उसको तबाह करने के चक्कर में तुम खुद ही वहां पर ना फंस जाओ। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब शीला कहती है, तुम्हें याद तो है ना कि 6 साल पहले उसे नए किंग ने किसे किडनैप किया था, या तुम उस बात को भूल गए हो? शीला की ये बात सुनकर तो अब बड़ी रानी के भाई कहते हैं, शीला मैं कोई भूला नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 6 साल पहले क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। मुझे हर बार वो चीजें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि मेरा उनके साथ खून का रिश्ता है। अपनी बहन से तो मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वो उन्हें छुड़वाने में मेरी मदद करेगी, क्योंकि उसे तो अपने खून से ज्यादा उस किंग के लोगों पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। क्योंकि अगर मेरी बहन को अपने खून पर इतना ही यकीन होता तो शायद वो डेफिनेटली अब तक तो उसे छुड़वाने की कोशिश तो क्या, वो अब तक उसे छुड़वा भी चुकी होती। क्या कुछ नहीं किया था हमने उसकी गोद ली हुई बेटी को मारने के लिए, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि आखिर कौन सा अमृत लेकर वो लड़की यहाँ पर पैदा हो रखी है। कौन सा अमर होने की दवाई उसने पी हुई है कि मारने का नाम ही नहीं ले रही। अरे जब वो छोटी थी तो उसी वक्त मैंने उसे मारने की कितनी ही कोशिशें की थी, और उस वक्त कमांडर इन चीफ ने कहा भी था कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है, क्योंकि उस समय कमांडर और चीफ भी हमारी ही तरफ का आदमी था। मेरी बहन की गोद ली हुई बेटी मर चुकी है, कमांडर और इन चीफ ने खुद मुझे ये कन्फर्म किया था। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि अगर उसने उस बच्ची को मार दिया था तो फिर ये कहां से आ गई? तुम्हारा आदमी जरूर झूठ बोल रहा होगा, शायद वो तुम्हारे डर के सामने उसने ये सब बोल दिया होगा। यहाँ पर बड़ी रानी का भाई अभी इसी ही कंफ्यूजन में था कि जब उन्होंने सालों पहले जब बड़ी रानी की गोद ली हुई उस बेटी को मार दिया था तो फिर अब ये कवि नालिशा कहाँ से आ गई, क्योंकि उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को मारने की बहुत ही कोशिशें की थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे, और इतनी मारने की कोशिश करने के बाद भी वो अभी तक जिंदा थी, और अब तो वो एक कवीन बनी हुई थी, तो अब तो उसके साथ उसे मारने की कोई सोच भी नहीं सकता। शीला की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी के भाई फिर से कहते हैं, मुझे नहीं पता, एक तो वैसे भी राजमहल के पुराने सारे ही सर्वेंट्स को निकाल दिया गया है, क्योंकि उस समय जितने भी सर्वेंट्स थे हमने बहुत सारों को खरीद लिया था, लेकिन अब उस इंसिडेंट के बाद वहां से सारे ही पुराने सर्वेंट्स को निकाल दिया गया और नए सर्वेंट वहां पर रख दिए गए हैं। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, क्या इस नए किंग के पास कोई और काम नहीं है क्या वो बस राजमहल को ही प्रोटेक्शन देने के लिए लगा रहता है? क्या उसे राजमहल के सिवा कुछ और दिखता नहीं है क्या? क्योंकि जहां भी देखे बस उसी का ही हाथ होता है। पता नहीं ये किंग करना क्या चाहता है। जब उसका मन करता है वो राजमहल के सर्वेंट से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक को चेंज कर देता है। जब तक हम किसी भी सर्वेंट्स को खरीदने की कोशिश करते हैं तब तक तो वो चेंज हो चुके होते हैं। आखिर उसे पता कैसे चल जाता है कि यहाँ पर हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है, यही वजह भी तो है कि तुम उन्हें खरीद नहीं सकते हैं। जब तक हम उन्हें ऐसा कोई भी ऑफर देने वाले होते हैं उससे पहले ही वो वहां से बदल चुके होते हैं। ये तो तुम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक ही कह चुके हो, और शायद इसी वजह से ही हम आज तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि दिमाग तो बहुत है उस नए किंग में, हमसे भी 2 कदम आगे की सोच रखता है वो, क्योंकि अपनी उस सोच की वजह से ही वो हमारे से इतनी आगे। अब अपनी गाड़ी को राजीव गुलेरिया के पैलेस की तरफ घुमा देती है और वो वहां पर पेरिस की सड़कों पर अब दौड़ लगाते हुए अब वो अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए राजीव के पैलेस की तरफ गाड़ी
चलाती है। वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित, अनिका, स्वाति और रैनी चारों ही अब रोहित के पैलेस में आ चुके थे। अनिका अब अपनी पॉकेट से अब उस इंजेक्शन को निकालती है जिसमें उसने उस शख्स का ब्लड सैंपल लिया था और फिर वो उसे एनी को देते हुए कहती है, ये लो एनी, इसे चेक करो कि आखिर इसमें क्या है, क्योंकि मुझे शक है कि इस ब्लड में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके मुझे संदेह हो रहा है। अनिका की बात को सुनकर अब एनी कहती है, ओके मैम, मैं इसे जल्द से जल्द पूरा करके आपको बताती हूँ। ये कहते हुए ही अब एनी भी लैब में चली जाती है और यहाँ स्वाति, रोहित और अनिका तीनों ही अब रोहित और अनिका के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में जब वो तीनों ही रूम में आ जाते हैं और तीनों ही अब अपने रूम में खड़े होकर अब कुछ सोचने लगते हैं। रोहित अब खुद वहां पर अपने कमरे में लगे हुए बेड पर जाकर बैठ जाता है और अब वो स्वाति और अनिका को सामने सोफे पर बैठने के लिए कहता है। स्वाति मल्होत्रा अब रोहित से कहती है, क्या लगता है तुम दोनों को कि आखिर ये सरजी कौन हो सकता है जो उस शख्स ने कहा था। स्वाति के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि माँ, हम अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि अब तक तो हमारे पास उसके बारे में कोई क्लू भी नहीं है, क्योंकि बस हम इतना ही जान पाए हैं कि हाँ, वो उनके ऊपर भी कोई आदमी है। अनिका की ये बात सुनकर तो अब स्वाति कहती है, क्या तुमने उस पेपर पर लिखे हुए मैसेज को डिकोड कर लिया था अनिका, जो मैंने तुम्हें भिजवाया था। स्वाति की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि नहीं माँ, अभी तक तो नहीं। ये कहते हुए ही अब अनिका को उस पेपर का ध्यान आता है। अनिका अब जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और फिर वो अपने ड्रॉर के पास जाती है और फिर उस ड्रॉर में से उस पेपर को निकालती है। अनिका उस पेपर को निकालने के बाद अब उस पेपर को बड़े ही ध्यान से खोलती है और साथ वो अब उस पेन को भी उस पेपर के साथ निकालती है और अब वो अपनी जगह पर आकर फिर से बैठ जाती है। एक एक करके वो पेपर को अनफोल्ड करने लगती है और फिर उस पेन की लेजर लाइट को उन पेपर पर डालती है, जिससे अब अनिका को उस हिडन मैसेज उस लाइट की वजह से अब उसे दिखने लगता है। पूरे मैसेज को ही पढ़ने के बाद अब अनिका कहती है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का खास दिन क्या हो सकता है। अनिका के इस सवाल का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि उसका फाउंडेशन डे, क्योंकि किसी भी कॉलेज का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का उसका फाउंडेशन डे ही सबसे मेन होता है। रोहित के इस जवाब को सुनकर अब अनिका कहती है कि और वो इस कॉलेज का कब है, क्योंकि जिस कॉलेज में हम जाते हैं उसका कब है मिस्टर मारवा, क्या तुम हमें बता सकते हो? अनिका की कब तक आ रहे हो अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए? स्वाति की इस बात का जवाब देते हुए अब रोहित उस पेपर पर फिर से कुछ लिखता है और फिर उस पेपर को लिखने के बाद अब उसे स्वाति मल्होत्रा को दे देता है। स्वाति मल्होत्रा ने जब उस पेपर को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि पहले सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए माँ, उसके बाद। इस जवाब को पढ़कर अब स्वाति के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे भी इसी चीज की उम्मीद थी और फिर वो उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि इससे पहले अनिका बाहर आए और वो यहाँ पर इन दोनों के बीच हो रही बातों को पढ़े, इससे पहले ही स्वाति मल्होत्रा उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि अनिका को भी अब तक कुछ भी नहीं पता था कि रोहित भी कोई ट्रेनिंग ले रहा है। अब तक अनिका भी शावर लेकर बाहर आ जाती है और फिर वो अपनी माँ से कहती है कि माँ बाप भी चेंज कर लीजिए। ये कहते हुए ही अब अनिका अपने कबर्ड से अपनी एक नाइट गाउन निकालती है और उसे अपनी माँ को दे देती है। स्वाति अब उस गाउन को लेकर फिर सब स्वाति बाथरूम में चली जाती है और यहाँ रोहित अब अनिका से कहता है, मुझे लगता है कि आज रात हमें डिनर अपने रूम में ही कर लेना चाहिए। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि रोहित ने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि आज स्वाति मल्होत्रा भी उनके साथ थी, इसलिए वो अपने कमरे में ही डिनर मंगवाने की सोचता है। रोहित अब अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है और फिर वो अपने सर्वेंट को कॉल लगा देता है। थोड़ी ही देर की रिंग के बाद जब वो सर्वेंट अपना फोन उठाता है तो रोहित अब उसे कहता है, जल्दी से 3 लोगों का खाना मेरे कमरे में लेकर आ जाओ। रोहित की ये कहते हुए ही वो सामने से उस नौकर की आवाज आती है, ओके सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये सुनते ही अब रोहित ने अब अपने फोन को कट कर दिया था। थोड़ी ही देर के बाद अब तक स्वाति मल्होत्रा भी शावर लेकर उनके कमरे में आ जाती है। अब तक जब ये तीनों यहाँ पर बैठकर अपनी नॉर्मली ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी सर्वेंट भी रोहित और अनिका के कमरे के दरवाजे को बाहर आकर नॉक करता है।
जैसे ही अनिका ने दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ सुनी तो वो जान गई थी कि जरूर वो सर्वेंट ही होएगा जो उनके लिए यहाँ पर डिनर लेकर आया है, इसलिए वो जल्दी से जाकर दरवाजे को खोलती है। और अब अनिका इससे पहले नौकर अंदर आए, अनिका उससे पहले ही दरवाजे से ही खाने की ट्रे को नौकर के हाथों से ले लेती है और उस सर्वेंट को वो थैंक यू बोलती है और उसे यहाँ से वापस जाने के लिए कहती है। वो सर्वेंट भी अब अनिका को ग्रीट करते हुए वहाँ अपना सिर झुकाकर अब वहाँ से चला जाता है। यहाँ अब अनिका अपने रूम के दरवाजे को फिर से बड़े ही ध्यान से बंद कर देती है। पहले वो बाहर झाँक कर देखती है कि कहीं किसी ने उन्हें देखा तो नहीं, और फिर वो अब खाने की ट्रे को टेबल पर रख देती है। खाने को रखने के बाद अब वो स्वाति मल्होत्रा से कहती है, आइए माँ पहले कुछ खा लेते हैं। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो तीनों ही अपना डिनर करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ करण गुलेरिया भी डाइनिंग टेबल पर रोहित और अनिका को ही देख रहा था, क्योंकि उसे वहां पर सब दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां पर अनिका और रोहित उसे नजर नहीं आ रहे थे। अनिका और रोहित को वहां पर डाइनिंग टेबल पर ना देखकर अब करण गुलेरिया सर्वेंट से पूछते हैं कि ये दोनों अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर वो सर्वेंट जो अभी थोड़ी सी देर पहले ही उनका खाना कमरे में पहुंचा के आया था, वो सर्वेंट अब कहता है, रोहित सर और मैडम दोनों ही अब अपने कमरे में ही खाना खाएंगे, क्योंकि उनका खाना मैं भिजवा चुका हूँ। सर्वेंट की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि और भूमिका और निखिल क्या वो दोनों भी अपने रूम में ही खाएंगे क्या, क्योंकि अब तक तो वो दोनों भी यहाँ पर नहीं आए हैं। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब इससे पहले कि वो सर्वेंट कोई भी जवाब देता, तभी आयशा मारवा ने उस सर्वेंट से कहा कि तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। आयशा मारवा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया उन्हें हैरानी से देखते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आयशा मारवा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो तो अभी निखिल और भूमिका के बारे में ही तो पूछ रहे थे। अब वो उन्हें हैरानी से देखते हुए अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या बात है। करण गुलेरिया की इस बात का जवाब देते हुए अब आयशा मारवा कहती है, क्या अब भी मिस्टर गुलेरिया आप समझते नहीं हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आयशा मारवा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे मैंने कब किसी को मना किया है कि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ना करें। वो सब जितना चाहे एक दूसरे के साथ उतना ही टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन फैमिली टाइम भी तो कुछ होता है ना, जब क्योंकि सिर्फ एक खाना खाने के लिए ही तो पूरी फैमिली इकट्ठी हो पाती है। और जो मौका हमें अभी सबको मिलकर साथ में रहने का मिला हुआ है, जरूरी नहीं वो हमें आगे भी मिले। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब आयशा मारवा के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि करण गुलेरिया की बात भी तो सही ही थी। वो तो बस पूरी फैमिली के साथ में बैठकर खाना खाना चाहते थे और वो इसे फैमिली टाइम को जीना चाहते थे। यहाँ रोहित के पैलेस में सभी रात का डिनर एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक राजीव के पैलेस में वो सभी अब तक वहां पर पहुंच गए थे। राजीव गुलेरिया अब जल्दी से गाड़ी से निकलकर अपने पैलेस के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे ही अब वो सभी भी राजीव गुलेरिया के पैलेस के अंदर चले जाते हैं। एक तरफ जहां पर रोहित के पैलेस में सभी डाइनिंग टेबल पर अपना खाना खा रहे थे, तो वहीं अब तक निखिल और भूमिका उन दोनों ने आज कुछ चोरी प्लान किया हुआ था। एक काफी लंबे समय के बाद दोनों आज कहीं बाहर जाने वाले थे, वो भी बाहर खाना खाने के लिए, और ये भी बोल सकते हैं कि एक डेट पर। निखिल ने सब चीजों का पहले से ही बंदोबस्त कर दिया था, क्योंकि काफी टाइम से उनका बिजी शेड्यूल होने के कारण वो एक दूसरे को कभी समय दे ही नहीं पा रहे थे। और वैसे भी इनका ये मिशन इतना कॉन्फिडेंशियल था कि वो इसके बारे में भी कहीं पर भी बात नहीं कर सकते थे, इसलिए निखिल ने आज पहले से ही पूरी तरह से प्लान किया गया था। अब निखिल भूमिका को फोन लगाता है। जैसे ही भूमिका जो अब ये भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी, जैसे भूमिका को अपने फोन की रिंग सुनाई देती है, तो भूमिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि जैसे ही फोन बजा तभी भूमिका समझ जाती है कि हो ना हो ये फोन निखिल का ही होगा, क्योंकि भूमिका भी निखिल के इसी फोन का ही इंतजार कर रही थी। अब भूमिका जल्दी से उस फोन को उठाती है, तो दूसरी साइड से अब निखिल की आवाज आती है, भूमिका क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो गई हो।
निखिल की ये बात सुनकर भूमिका कहती है, हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। वैसे भी भले ही चाहे कुछ भी हो, मुझे तैयार होने में इतना समय नहीं लगता। उसके बाद निखिल भी कहता है, हाँ वो तो मुझे पता है, क्योंकि तुम अपने आप को इतनी अच्छे तरीके से जैसे तैयार रखती हो, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि तुम जल्दी से ही खुद को तैयार कर लेती हो। अब निखिल की ये बात सुनकर अब भूमिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर निखिल कहता है, तो क्या अब हम चलें यहाँ से? निखिल की ये बात सुनकर अब भूमिका भी कहती है, हाँ मैं अभी आई, मैं बस तुम्हें बाहर मेन गेट के पास ही मिलती हूँ। या फिर तुम ऐसा करो, तुम मुझे बेसमेंट में मिलो, मैं भी बेसमेंट में ही आ जाती हूँ। भूमिका की ये बात सुनकर अब निखिल भी कहता है, ओके ठीक है, मैं भी बेसमेंट में पहुँचता हूँ, वहीं से ही दोनों साथ में चलेंगे। भूमिका और निखिल अब दोनों ही अपने अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब वो इधर से, क्योंकि निखिल भी अभी पूरी तरह से तैयार था और तैयार होने के बाद ही उसने भूमिका को कॉल किया था, और दूसरी तरफ से अब भूमिका भी बेसमेंट में चल जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। वो दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं, अब वो एक दूसरे से मिलने के लिए वो पहले बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जैसे ही भूमिका वहां पर पहुंचती है, तो वो देखती है कि निखिल वहां पर पहले से ही भूमिका का ही इंतजार कर रहा था। निखिल ने जैसे ही भूमिका को आते हुए देखा, तो निखिल की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वैसे तो भूमिका हमेशा से ही ऐसे कपड़े पहनती थी, लेकिन भूमिका ने आज एक यहाँ पर बॉडी सिलिकॉन गाउन जैसा कुछ पहन रखा था, जिसमें उसकी बॉडी की शेप अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। भूमिका ने यहाँ पर हाई हील्स डाली हुई थी, और उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, और उसने अपने कानों में थोड़े से लंबे इयररिंग्स डाले हुए थे, जो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे थे। निखिल तो बस भूमिका को देखते हुए, निखिल का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। जब भूमिका ने निखिल की ये हालत देखी, तो अब उसे अंदर ही अंदर हंसी छूट रही थी। उसे निखिल की ये हालत देखकर बहुत ही मजा आ रहा था, इसलिए अब भूमिका उसके पास जाती है, और अब उसकी चिन के नीचे उसके अपने हाथ से उसके मुंह को बंद करते हुए कहती है, निखिल थोड़ा सा संभल के, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मुंह में मक्खी घुस जाए। जैसे ही निखिल ने भूमिका की आवाज़ सुनी, तब वो एकदम से अपने सेंस में आता है, क्योंकि भूमिका को देखने के बाद तो वो कहीं पर खो सा गया था। अब उसे देखते हुए निखिल बस एक हल्की सी स्माइल करता है। वो अच्छी तरह से समझ रहा था कि भूमिका उसे ऐसे क्यों कह रही है। अब निखिल एक कम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, वैसे भूमिका आज तुम गजब की लग रही हो, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। निखिल की ये बात सुनकर अब भूमिका कहती है, भूमिका की भौहें थोड़ी सी जानबूझकर अब वो चढ़ाती है, और फिर बोलती है, क्या मतलब है निखिल तुम्हारा, क्या मैं पहले सुंदर नहीं लगती थी? निखिल भूमिका का सीधा ही ये सवाल सुनकर अब एक पल के लिए तो निखिल हड़बड़ा सा जाता है। वो कहता है, नहीं भूमिका, ऐसी बात नहीं है, तुम पहले भी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन आज तुम कुछ और भी ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। निखिल की ये बात सुनकर अब भूमिका कहती है, बस अब यहीं पर ही टाइम से खराब करते रहोगे या आप चलो भी गए। भूमिका की ये बात सुनकर अब निखिल भी जल्दी से अपनी गाड़ी का एक दरवाज़ा भूमिका के लिए खोल देता है, और अब जैसे ही भूमिका उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाके बैठती है, तो निखिल भी दूर ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाता है। निखिल आज अपनी गाड़ी को खुद ही ड्राइव कर रहा था। अब निखिल भूमिका से पूछता है, भूमिका क्या आप चलें? तो भूमिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, और वो दो अब निखिल वहाँ बेसमेंट से अपनी गाड़ी को निकाल लेता है। निखिल की गाड़ी यहाँ पर पेरिस की सड़कों पर दौड़ रही थी। थोड़ी ही दूर की डिस्टेंस के बाद अब वो दोनों यहाँ पर एक 5 स्टार होटल में आ गए थे, क्योंकि आज निखिल ने सब कुछ यहाँ पर ही बंदोबस्त किया हुआ था। जैसे ही 5 स्टार होटल के सामने अब निखिल ने गाड़ी रोकी, तभी भूमिका अब निखिल को ही देखती है और कहती है कि इतने महंगे होटल में आने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट थे, वो दोनों भी अच्छे खासे कमा रहे थे, लेकिन और भूमिका का तो स्टैंडर्ड ही अपने आप में था, क्योंकि वो मारमा फैमिली की बेटी जो थी।
लेकिन फिर भी भूमिका उसे कहती है कि वैसे हम यहाँ पर इतने टाइम से रह तो रहे हैं, इतने महंगे होटल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब निखिल कहता है एवरीथिंग फॉर यू भूमिका। अब इतना करते हुए अब वहाँ पर, क्योंकि उस होटल को बाहर से ही देखने पर वो बहुत ही आलीशान लग रहा था, उस होटल का इंटीरियर ही इतना अच्छा था कि उसे देखकर तो बस भूमिका उसी को ही देखकर अब बहुत ही खुश हो गई थी। अब निखिल भूमिका का हाथ पकड़ता है और अब उसे अंदर की तरफ लेकर जाता है। निखिल ने यहाँ पर एक टेबल अपने और भूमिका के लिए पहले से ही बुक कराई गई थी। जब वो वहाँ पर अपनी टेबल पर जाते हैं तो वहाँ पर आसपास के टेबल खाली थी, क्योंकि वैसे ऐसा नहीं था कि पूरा ही होटल वहाँ पर खाली कराया गया था। लेकिन जहाँ पर एक कोने की साइड जहाँ पर निखिल और भूमिका की टेबल थी, वहाँ पर उनके प्राइवेट स्पेस के लिए वहाँ पर कुछ और टेबलों को खाली रखवाया गया था, जो इसलिए क्योंकि जो निखिल ने पहले से ही सारा बंदोबस्त किया था, ताकि यहाँ पर उनको किसी के भी आवाज़ से एक दूसरे को आपस में कोई भी परेशानी ना हो। अब भूमिका जैसे ही वहाँ पर बैठने को होती है तभी निखिल कहता है 1 मिनट। निखिल को ऐसे करता हुआ अब देखकर भूमिका एक पल के लिए तो डर जाती है कि अब क्या हुआ है। लेकिन अब जल्दी से निखिल भूमिका के पीछे आता है और अब वो उसके लिए कुर्सी को सरकाता है। जैसे ही वो कुर्सी को पकड़कर पीछे सरकाता है तब कहता है ओके भूमिका, नाउ यू कैन सिट। इतना करने के बाद अब भूमिका बैठ जाती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो कहती है वैसे एक बात तो है निखिल, तुम अब भी वैसे के वैसे हो, चाहे हम अपने मिशन में कितने ही बिजी क्यों ना हो। लेकिन जब बात हम दोनों की आती है तो तुम अब भी उतना ही मुझे स्पेशल फील कराते हो जैसा पहले कराते थे। भूमिका की ये बात सुनकर अब निखिल कहता है हाँ, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो, इसलिए तुम्हारे लिए इतना सब करना तो बनता ही है। ये सब कहने के बाद अब निखिल भी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। निखिल और भूमिका ऐसे थोड़ी देर तक अपनी गपशप करते हैं। वो दोनों ऐसे ही अपनी बातें करते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से वो रोहित और अनिका के साथ अपने मिशन पे है और उस मिशन की वजह से वो इतना एंजॉयमेंट नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने एंजॉय कब किया था। भूमिका अब निखिल से पूछती है क्या तुम बता सकते हो कि लास्ट टाइम के हमने कब एंजॉय किया था। तब निखिल कहता है क्योंकि वो तो बहुत ही पुरानी बात है, क्योंकि कितने लंबे समय तक तो तुमने अपनी नाक फुला रखी थी। निखिल की ये बात सुनकर अब भूमिका उसे एक एंग्री लुक देती है और कहती है कि ये क्या बात हुई। तभी निखिल कहता है हाँ, मैं सही तो कह रहा हूँ, कितना टाइम तो मुझे बस तुम्हें मनाने में ही और तुम्हारा इंतजार करने में ही निकल गया। मुझे तो खुद भी याद नहीं है कि हम दोनों ने एक एज अ कपल ऐसे हम डेट पर कब आए थे। निखिल की ये बात सुनकर अब भूमिका भी कहती है कह तो तुम ठीक ही रहे हो, मैंने ही शायद कुछ थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया। लेकिन उसके बाद अब भूमिका कहती है वैसे अब क्या प्लान है, वैसे तुम्हें क्या खाना है। अब निखिल भूमिका की तरफ मेन्यू को सरकाते हुए कहता है कि जो तुम चाहो मैं बस वही खा लूंगा। भूमिका अब कहती है क्या सच में वही खा लोगे, क्या तुम्हारी कोई भी चॉइस नहीं है। तब निखिल भूमिका की इस बात को सुनकर कहता है चॉइस तो है ना, तुम बैठी हो मेरे सामने, क्योंकि मेरी चॉइस तो सिर्फ तुम ही हो और मुझे अपने उस चॉइस पर बहुत ही प्राउड भी फील हो रहा है। बाकी खाना तुम खुद देख लो।